एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक है प्रीवियस ईयर ईवीएस से, जिसमें 15 ईवीएस और 15 ईवीएस पेडागोजी होगा। ये 4 जनवरी 2022 को पूछा गया है और हमेशा आपको कह रहे हैं कि जो दिसंबर में होने वाली सीटेट एग्ज़ाम है एकदम प्रीवियस ईयर 2021-22 का ज़रूर बनाइए, ये रिपीट होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जितना भी 2021-22 वाला प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, एक चैप्टर से 23 प्रश्न उसको बनाने थे, जो कि एक ही चैप्टर से वो प्रश्न मिलने ही नहीं लगा, तो उसी सीटिंग से फिर वो रिपीट होने लगा। तो सोचिए कि इस बार भी उसी तरह का एग्ज़ाम होगी, उसी तरह के सेट बनेंगे, उसी तरह के शिफ्ट में होंगे, तो फिर ये प्रश्न कहाँ से आएगा। तो प्रत्येक एक चैप्टर में 20-25 क्वेश्चंस बनाना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन रिपीट होगा। जहाँ से भी बनाइए, जैसे भी बनाइए, जिसका भी वीडियो देखिए, लेकिन प्रीवियस ईयर 2021-22 ज़रूर बनाइए, ज़रूर उसको देखिए। ये आपके आने वाले 22-23 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी को देखते हुए आज हम लाए 4 जनवरी 2022 को पूछे गए पर्यावरण अध्ययन, जिसमें 30 ईवीएस और 30 पेडागोजी होगा और इसका संपूर्ण विश्लेषण होगा। इसके अलावे भी बहुत सारे प्रश्न आपके सॉल्व करने में मदद मिल जाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। मगरमच्छ को क्यों मारा जाएगा भाई? मगरमच्छ के पास क्या है? न सींग है न दांत है। दांत तो है, तो सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए, खुशबू के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा के लिए। मगरमच्छ को त्वचा के लिए मारा जाता है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि कई ऐसे सेट भी मिलते हैं जो कि बहुत ईजी ईवीएस है, लेकिन जो ईजी है वो आपका उसका ईवीएस का पेडागोजी बहुत हार्ड है। तो ये आपका ईजी वाला टॉपिक है, लेकिन पेडागोजी इसका बहुत हार्ड है और इसमें अधिकतर पेडागोजी जो है रिपीट हुए हैं। तो आइए पेडागोजी तक हम लोग देखते हैं। पहले अगला प्रश्न है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? ये बोरा चिपचिपे, ये चावल का किस्म है। असम में, बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु, ये असम में पाया जाता है ये चिपचिपे किस्म वाले चावल। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा के रूखापन से बचाने के लिए उपयोग करती है। यानी सर्दी में, जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, त्वचा जो स्किन है हम लोग का रूखापन हो जाता है, तो हम लोग उसको नमी वाला बनाने के लिए क्या करते हैं? गुलाब जल और आसुत जल नहीं, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू मिलाकर जब आप अपने स्किन पर लगाइएगा तो ये आपका जो है ना नमी वाला स्किन हो जाएगा, सूखापन इसका खत्म हो जाएगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट, भारतीय रॉबिन, जिसको हम लोग बीवर बर्ड कहते हैं, यानी सूर्य पक्षी का घोंसला जो है लटकता हुआ लालटेन की तरह आपको दिखेगा, यही सूर्य पक्षी है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। PNR फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड। ये बहुत आसान है, ये सब प्रश्न पूछता है। ट्रेन पर जो PNR लिखा रहता है, यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड, यानी यात्री संख्या रिकॉर्ड। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। माँ की बड़ी बहन मलयालम में बल्ली अम्मा कहा जाता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? वलसाड़, कोझिकोड, उडुपी, मालाखेड़ा। इसका आंसर है कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ है? कोझिकोड केरल में है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न है, गांव का नाम जहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा है। खेजड़ी जहां आ जाए तो राजस्थान होगा। पड़ा है, इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान। अगला प्रश्न, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे छोटी मादा हाथी? नहीं। सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी? तो सबसे उम्रदराज जो मादा हाथी होती है वही उस झुंड की मालकिन होती है, मुखियान होती है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक द्वारा, गलाने से, भूनने से, जलाने से। बेक मतलब होता है सेकना, सेक कर। जलाएंगे तो वो जलकर राख हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेक कर, ऑप्शन नंबर 1। बहुत आसान, इसके जैसा सस्ता कुछ भी नहीं। कोई सेट हमको नहीं लगता है कि इससे सस्ता सेट आप लोग को कोई आया होगा, तो जिनका होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका पेडागोजी बहुत हार्ड है, तो थोड़ा सा इजी है ये वाला। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज। लौंग खाइएगा, दांत दर्द छूट जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है तो लौंग का तेल डाल दीजिए, मिलता है मार्केट में, उसको डाल दीजिएगा तो वो आपका दांत दर्द ठीक हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। अब गेहूं के आटे से चपाती बनाना है तो क्या करेंगे भाई? पहले लोई बनाएंगे, यानी आटे को गूंथ कर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाना और लोइयों को बेल कर और आग पर पकाना। हमको लगता है यही सिस्टमेटिक होगा। दूसरा भी देखिएगा, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर आटे को गूंथ कर। तो पहले हम लोई कैसे बनाएंगे बिना गूंथे हुए? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती है। देखिए, जब डांस होता है ना, तो हालांकि ये ऑफिशियल आंसर इसका है भावनाएं हैं, लेकिन जब डांस किया जाता है तो वो हाथों का और फेस का एक्सप्रेशन होता है, भावना होता है। तो ये C-टेट ये वाला आंसर गलत किया है। लेकिन आप लोग समझिए कि ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आंसर आपका यही रहेगा। तो नृत्य प्रदर्शन, जब नाचेगा तो मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती है। नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरों की गति। हाथों और चेहरों की गति होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन ऑफिशियल आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। जो बोल और सुन नहीं सकते, यानी जो सुन नहीं सकता है तो वो गूंगा हो गया। गूंगा जरूर होगा क्योंकि वो सुना ही नहीं तो कभी बोल भी नहीं सकता है। तो वो कैसे सीखेगा? सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से। मातृभाषा में सिखाइए या किसी में सिखाइए जब वो बोल और सुन ही नहीं सक रहा है। स्थानीय भाषा के माध्यम से भी नहीं, ब्रेल के माध्यम से। बोल और सुन ये देखने के लिए, अंधे व्यक्तियों को पढ़ने के लिए है ब्रेल लिपि। तो ये हो गया गलत, ये भी गलत। यानी सांकेतिक भाषा, जब भी कोई गूंगा होता है, बोल नहीं पाता है, तो हम क्या करते हैं? उसको इशारा में बताते हैं। तो ये क्या हो गया? सांकेतिक भाषा के माध्यम से, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? कौन अन्य से भिन्न है? इसमें नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना, इसमें से कौन अलग है इन सभी में? तो इसमें पहाड़ भिन्न है क्योंकि ये सब जल के स्रोत है। ये भी जल के स्रोत, ये भी जल के स्रोत, ये भी जल के स्रोत, पहाड़ जल के स्रोत नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। हालांकि यहाँ पर्वत दे दिया है ऑप्शन में, तो पर्वत यानी पर्वत है तो यहाँ भी पर्वत होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, अब देखिए ये पेडागोजी यहाँ से शुरू हो जाता है 15 नंबर। इसको गौर से कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रिपीट होते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्तियों को इंगित करता है? यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण बाल केंद्रित प्रवृत्ति। स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। जब EVS का क्लास होगा तो क्या करना चाहिए? हम बच्चे को वही चीज़ पढ़ाएंगे जो उसके बाहरी वातावरण में है, उसके आसपास के वातावरण में है। जब हम उसको जोड़कर समझाएंगे तो बेहतर बच्चे EVS पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये सही है। रटने को हतोत्साहित करना,
अब आपके हिसाब से ये रटना शब्द जैसे देखिएगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको सही मान लीजिए, गलत मान लीजिएगा। लेकिन ये भी सही है, क्या है, बड़ हतोत्साहित। हतोत्साहित का मतलब होता है मना करना, डरवाना। डरवा रहे हैं हम क्या करने के लिए, कि रटने को हतोत्साहित करना, कि रटना नहीं है वह पढ़ने के लिए। तो ये भी सही बात है, रटने से रोक रहे हैं। यदि यहीं पर रहता हतोत्साहित के जगह प्रोत्साहित, तब ये गलत हो जाता। तब क्या हो जाता, गलत हो जाता। हम रटने को प्रोत्साहित नहीं करते, तो ये भी सही है। सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान, सीखने के लिए कह रहा है कि हम किताबी कीड़ा नहीं बनाएं उसको, किताबी कीड़ा से दूर करें उसको। ये नहीं कि बैठ के झूठ मूठ का किताब को देख रहा है तो किताब देखने से किताबी कीड़ा हो जाएगा, और किताबी से दूर करेंगे हम, किताबी शिक्षा से क्या करेंगे, प्रस्थान करेंगे। तो ये भी करना चाहिए बाल केंद्रित प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण सिखाने के लिए। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं। अब बच्चे को स्कूल से सीमा कर दीजिएगा, घर में भी सीमा में बांध दीजिएगा, समुदाय में भी बांध दीजिएगा, तो ये क्या है, गलत है। इसका आंसर हो गया ABC, यानी ABC ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं। ये पर्यावरण के उद्देश्य, ये 4 उद्देश्य आपके दिए गए हैं, तो कौन कौन है। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, बच्चा क्या सीखा, बेटा तुम क्या सीखा जरा बताओ, तो हम प्रोत्साहित करेंगे कि तुम अपने से सीख सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो ये क्या है, सही है। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना। क्या करेंगे, नए ज्ञान, बच्चे नए ज्ञान उत्पन्न करें, नए ज्ञान का जानकारी हासिल करें, उसके लिए कहेंगे कि फलाने जगह से सीखो, फलाने समय में सीखो, फलाने चीज़ों से सीखो, तुम फ्री हो तो क्या होगा, वो सीख सकता है, तो ये भी सही है। विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ताओं के रूप में नहीं। यानी कह रहा है कि जब भी विद्यार्थी को सीखने में है तो उसको एक कंपटीशन होना चाहिए, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी कंपटीशन के रूप में व्यवहार करे, न कि ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। मतलब कहने का मतलब इसका यह है कि हम एक कंपटीशन, हम भी उतना सीखें, हम उसके जैसा सीखें, हम ज़्यादा सीखें। ये नहीं कि हम इतना सा सीख लिया अब हम फ्री हो गए, हम निश्चिंत हो गए, ये नहीं। ये क्या कर रहा है, ये भी सही बात कह रहा है कि हम उसके प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना सीखेंगे। निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार। निर्धारित पाठ्य पुस्तक, हम किसी भी पाठ्य पुस्तक को जब सीखेंगे तो सिर्फ कह रहा है कि हम किताब से ही सीखेंगे, वही एक संसाधन मात्र है, ये बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होगा ABC, तो ABC ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। यह विषय कक्षा 3 और 5 में है तथा इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। EVS पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। यह एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। देखिए, ये सब बिल्कुल नहीं है। यह विषय यानी पर्यावरण अध्ययन क्या कहता है, NCF 2005 कहता है कि 1 और 2 क्लास में EVS किताब नहीं चलेगी। EVS किताब नहीं चलेगी तो इसका मतलब बच्चे पहली और दूसरी कक्षा के बच्चे EVS नहीं पढ़ेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। वो कैसे सीखेंगे, भाषा और माध्यम से, भाषा और गणित के माध्यम से। तो यहाँ पर कह दिया 3 और 5 क्लास के बच्चे भाषा और गणित के सीखेंगे, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। कक्षा 3 से 5 तक का NCF 2005 कहता है कि बच्चे EVS पढ़ेंगे, तीसरी और चौथी और 5वीं क्लास में पढ़ेंगे, पहली और दूसरी में नहीं पढ़ेंगे। तो EVS का कोई बुक नहीं होता है, EVS का कोई विषय नहीं है। EVS जिस तरह गणित होता है, भाई गणित में हम जोड़ घटाव करते हैं, इतिहास है तो हम किसी के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी तरह कह रहा है कि पर्यावरण कोई विषय नहीं है। पर्यावरण क्या है, 3 विषयों का मिला जुला चीज है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। तो जैसे हम उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि जैसे कि भोजन हमको अलग अलग परिवेश में मिलता है, अलग अलग परिवेश के लोग अलग अलग भोजन करते हैं। कहीं के लोग लिट्टी चोखा खाते हैं, कहीं मसूर टेंगा खाते हैं, कहीं दाल चावल खाते हैं, कहीं मछली चावल खाते हैं। तो ये सामाजिक विज्ञान के अंदर हो गया। और
भोजन का पचना क्या है? भोजन का पचना विज्ञान है, खाएगा तो पचेगा ही। और पर्यावरण शिक्षा क्या कह रहा है कि मेरे पर्यावरण का ये चीज़ है कि हमको भोजन अपने पर्यावरण में मिलता है। तो ये तीनों चीज़ को मिला जुला है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? ईवीएस कक्षा में किस एक को कम किया जाना चाहिए? स्वतंत्र वाद विवाद, बिल्कुल इसको कम नहीं करेंगे। बच्चे को कहेंगे कि आप खुल के वाद विवाद करो। चित्र पठन, मैप भी पढ़ेगा, चित्र भी पढ़ेगा, फिगर भी पढ़ेगा, तभी वो ईवीएस समझ पाएगा। तो ये भी सही है। कथा यानी कहानी, जिसको कहते हैं कहानी भी होगा। विवरण, तो इसका आंसर क्या है? 4 नंबर होगा इसका आंसर विवरण। यानी किसी चीज़ का हम लेक्चर नहीं देंगे, बच्चों का विवरण करके उसको नहीं बताएंगे, ये कम करना है कि ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ऐसे ही लेक्चर के रूप में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। देखिए जितना भी आपका ये आंसर है सब ऑफिशियल आंसर बता रहे हैं हम, कहीं भी ऑफिशियल गलत है जो तो उसको हम बता भी देंगे, आप उसको मान लीजिएगा। लेकिन ऑफिशियल में यदि गलत किया है तो गलत हम बोल देंगे, सही आंसर बताएंगे आपको। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या चुनौती है? वह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सिखाने का परिभाषाएं और जानकारी रटकर सीखना है, अवधारणाओं का विवरण है, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर है। ये क्या है? ये एक चुनौती है। यानी आपके एक शिक्षक हैं आप, तो आपके लिए ये चुनौती है कि बच्चों को हम परिभाषा और जानकारी नहीं सिखाएंगे, रटकर नहीं सिखाएंगे, अवधारणाओं का सिर्फ हम कॉन्सेप्ट का डिटेल नहीं कर देंगे, क्या करेंगे? विद्यार्थियों की खुद को व्यक्त करने का अवसर के रूप में हमको लेना है। यही हमारे लिए क्या है? चुनौती है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? उप थीम, देखिए थीम यानी पर्यावरण के लिए 6 थीम है। पहला परिवार और मित्र, दूसरा जल, तीसरा भोजन, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठा हम चीज़ें जो बनाते और करते हैं। हम चीज़ें जो बनाते और करते हैं। तो ये 6 थीम है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ये 6 थीम से एक प्रश्न निश्चित रहता है और 6 थीम के अलावे जो कुछ भी है वो क्या है? उप थीम है। तो परिवार और दोस्त ये पहला थीम, जल दूसरा थीम, तीसरा यानी भोजन, चौथा आवास, पांचवा यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इसमें कार्य और खेल क्या है? ये उप थीम है, ये परिवार और दोस्त के उप थीम है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, ईवीएस में प्रमाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं और प्रमाणिक और सार्थक शिक्षण देना चाहते हैं तो क्या करना होगा? वर्णन द्वारा दे सकते हैं। वास्तविक संवाद द्वारा, हम रियल यानी वास्तविक संवाद हम करते हैं तो बच्चे सीख सकते हैं। प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा हम प्रयोग करके भी बच्चों को सिखा सकते हैं। सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन के द्वारा, हम सिर्फ सही और गलत का उत्तर जाने और बच्चों का आकलन कर देंगे तो ये नहीं। तो ये क्या है? गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ABC, ऑप्शन नंबर 4 ABC। अगला प्रश्न है, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं। जैसे अभी बताया आपको कि थीम आपका 6, परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा जल, चौथा यात्रा, पांचवा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और एक आवास। तो ये 6 थीम है। तो यात्रा भी क्या एक थीम है। मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, विद्यार्थियों को श्रव्य दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर, सिर्फ हम वर्कशीट देंगे नहीं, क्या होगा कि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। यदि यात्रा एक मुद्दा है तो उसी मुद्दा के इर्द गिर्द जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या होगा? बच्चे उसको सीख सकते हैं। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन है? हम किताब से तो ईवीएस सीखते ही हैं, इसके अलावे कह रहा है कि हम ईवीएस अच्छे से कैसे सीख सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण, रेडियो, विकिपीडिया, विश्वकोश,
ये क्षेत्र भ्रमण ईवीएस सीखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? क्षेत्र भ्रमण। जहाँ कहीं का हमको ईवीएस सीखना है उस क्षेत्र में जाएंगे, चाहे चिड़ियाघर हो, जंगल हो या फिर पर्वत, पहाड़, झरना वगैरह देखना हो, तो वो ईवीएस हम उसको अच्छे से देखकर सीख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है जल थीम। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है। अब ये भी कूट में है, कोई एक इसमें गलत है या चारों सही है। भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। प्रदर्शन और गृह कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईवीएस में नहीं है। हम भूमिका निर्वाह द्वारा, यानी भूमिका हम तय कर देंगे कि फलाना विद्यार्थी ये करेगा, चिलाना विद्यार्थी ये करेगा। दूसरा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद, दो विद्यार्थियों के बीच में जब हम संवाद करवाएंगे तो वो बेहतर जल के थीम के बारे में समझ सकता है। क्षेत्र भ्रमण द्वारा हम जहाँ जल प्रदूषण हो रहा है या जहाँ जल की कमी हो रही है या जल जहाँ बर्बाद होता है उसके बारे में क्षेत्र भ्रमण करके हम जल के बारे में कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ABC, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है ईवीएस सीखने के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में वास्तविक कहानियाँ, कथाएँ और वास्तविक घटनाएँ शामिल हैं, क्योंकि हम ईवीएस सिखाते हैं ना तो बच्चों को क्या करते हैं, कुछ कहानियाँ बता देते हैं या फिर कुछ कथाएं होती है या ईवीएस के बारे में कोई घटना होती है तो उसको हम बताते हैं। तो कह रहा है कि क्यों बताते हैं? वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। यह विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं। वह हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। तो क्या कह रहा है? सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों होगा। ऑफिशियल आंसर इसका डी है, हालांकि थोड़ा सा गलती हो गया होगा, इसमें नहीं जोड़ना होगा। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में वास्तविक कहानियाँ, कथाएं शामिल हैं क्योंकि अलावा या कुछ जोड़ना होगा, लेकिन ये गलत हो गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 नंबर ABC। अगला प्रश्न है ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ईवीएस सीखने के लिए मजबूत करने के लिए हम आकलन का ध्यान केंद्रित किस पर होना चाहिए? सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में सीखने पर, अनौपचारिक सीखने पर। सीखने के लिए कितना बच्चा सीखे या ज़्यादा बच्चे सीख पाए, इसलिए हम क्या करेंगे? उसका आकलन करेंगे ईवीएस। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है राजा एक ईवीएस शिक्षक है जो एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है। विद्यार्थियों के काम के लिखित से, मौखिक से और दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धि मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, उपाख्यात्मक रिकॉर्ड या दृष्टांत अभिलेख, अवलोकन पत्र। देखिए इसका आंसर ऑफिशियल है रूब्रिक्स, ये रूब्रिक्स रखा है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है ईवीएस में आत्म आकलन। आत्म आकलन का मतलब होता है कि सेल्फ आकलन, स्वयं का आकलन। सीखने के लिए आकलन है, स्वयं का आकलन लोग क्या करेगा कि हमको भाई सीखना है या कैसे सीखना है, तो ये सही है। सीखने के बारे में सीखना है कि कैसे हम सीख पाए, हम उसके बारे में भी सीखना है, सेल्फ आकलन। उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है कि जब हम क्या अचीवमेंट पाए, क्या लर्निंग किए, हम इसका रिजल्ट जानना हो तो भी सीखना है, तो ये भी सही है। सीखने का आकलन है, सीखने का आकलन नहीं है, तो यानी ये क्या है? ऑप्शन नंबर ABC, यानी जब आत्म आकलन होगा तो सीखने के लिए आकलन होगा, सीखने के बारे में आकलन होगा, रिजल्ट या परिणाम के लिए सीखना है, सीखने का आकलन नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 ABC। अगला प्रश्न है ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल सिद्धांत पर, जटिल से सरल सिद्धांत पर, वैश्विक से स्थानीय सिद्धांत पर, अमूर्त से मूर्त सिद्धांत पर। तो ये क्या है कि ईवीएस सीखना आधारित किस पर है? सरल से जटिल सिद्धांत पर। इसका आंसर 1 होगा। इसके अलावे ये उल्टा कर दिया आपके लिए, ये सरल से जटिल होगा, स्थानीय से वैश्विक होगा, अमूर्त से अमूर्त होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1
तो ये था आज का 4 जनवरी 2022 को पूछे गए ईवीएस। उम्मीद करते हैं इसी टॉपिक से आपके लिए 2023 में रिपीट हो। उम्मीद करते हैं इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएं और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। और एक और उम्मीद है आपसे कि चैनल को आप यहाँ तक देख चुके हैं, वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं और आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।